अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो देखिए सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो देखिए आपको ये बता चुके हैं कि सर्कुलर मोशन जो है मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल है। मोशन इन ए प्लेन के दो एग्जाम्पल बताए थे, एक प्रोजेक्टाइल मोशन वो हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो कि वहाँ भी दिया हुआ था थोड़ा था, अब यहाँ भी दिया हुआ, तो हमने दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे क्योंकि लाद मोशन पढ़ लिया। तो सर्कुलर मोशन क्या है कि जब कोई पार्टिकल किसी मोशन इन ए प्लेन में इस तरीके से मोशन करे कि वो पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के, उसकी जो फिक्स पॉइंट है ये मान लीजिए फिक्स पॉइंट, उसके उसकी जो डिस्टेंस है इस तरीके से मोशन करे कि फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, ऐसे सेम बनी रहे, ऐसे ऐसे इस तरीके से मोशन इन ए प्लेन, मोशन प्लेन में इस तरीके से मोशन करे कि उस पार्टिकल की जो फिक्स पॉइंट है, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट बनी रहे, सेम बनी रहे, तो फिर ऐसी मोशन कहलाती है सर्कुलर मोशन। उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन कहलाई जाकर। तो लिखेंगे when a particle moves in a plane, when a particle moves in a plane, particle moves in a plane in such a way that, particle moves in a plane in such a way that the distance from a fixed point, in such a way that, in such a way that the distance from a fixed point, distance from a fixed point remains constant, distance from a fixed point remains constant, remains constant, then such motion is called, then such motion is called, such motion is called circular motion, such motion is called circular motion, circular motion। नेक्स्ट पर ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर, और वहां से वहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस, रेडियस कहलाएगी। तो लिखेंगे द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, fixed point is called center, is called the center, and the corresponding distance, and the corresponding distance, corresponding distance is called, corresponding distance is called the radius of the circular path, is called the radius of the circular path, radius of the circular path। तो पोजीशन वेक्टर है ये, पोजीशन वेक्टर है जो सेंटर से पार्टिकल की तरफ डायरेक्ट रहता है। पोजीशन वेक्टर जहां मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो सेंटर से पार्टिकल की तरफ जो पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट रहता है उसे कहते हैं रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर कहलाएगा, इसे कहेंगे रेडियस वेक्टर।
तो लिख लेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से, लेंगे द पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, position vector joining the center of the circle and the particle, joining the center of circle and the particle and directed toward the particle directed toward the particle is called radius vector, तो ऐसा पोजीशन वेक्टर जो सेंटर से पार्टिकल को ज्वाइन करे और पार्टिकल की तरफ ही वो डायरेक्ट हो, उसकी डायरेक्शन पार्टिकल की तरफ हो, तो उसे कहते हैं रेडियस वेक्टर। तो वो कहलाता है रेडियस वेक्टर कहलाता है। अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात क्या है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चले और उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, जैसे हमने मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो जब कोई सर्कुलर मोशन करता है पार्टिकल और उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट रहती है, देखिए वेलोसिटी तो डायरेक्ट, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी देखी जाएगी। तो वेलोसिटी तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी लगातार बदलेगी। यहाँ देखिए डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ डायरेक्शन ये हो गई। तो जब कोई पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहचान क्या हो गई, स्पीड कांस्टेंट, ये पहचान है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहचान है कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एक ही स्पीड से चलेगी। मान लिया 5 में हमने मान लिया यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड मान लिया, तो हर जगह 5 मीटर पर सेकंड ही होगी जाकर, स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी बदलेगी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही, यहाँ डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ डायरेक्शन ये हो गई, वेलोसिटी लगातार बदलेगी। और जब लगातार वेलोसिटी बदलेगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा वेलोसिटी बदलने की वजह से। अब वो एक्सेलरेशन क्या होता, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखा गया किधर होती है, सेंटर की तरफ। जो एक्सेलरेशन यहाँ क्रिएट होता है वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है। तो इसलिए चूंकि डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इसलिए इस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल, हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता जाकर है। तो लिख लेंगे, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स when a particle moves on a circular path, when a particle moves on a circular path in such a way that particle moves on a circular path in such a way that speed of the particle remains constant, in such a way that speed of the particle remains constant, speed of the particle remains constant, speed of the particle remains constant, but velocity continuously changes, but velocity continuously changes, velocity continuously changes due to change in direction, velocity continuously changes due to change in direction. Speed remains constant, but velocity continuously changes due to change in direction. Such motion is called uniform circular motion. Such motion is called uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहचान क्या हो गई, वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो एक तो चीज देखिए, एक तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, और क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्पीड आती है, फार्मूला होता है हाफ mv², तो उसमें स्पीड आती है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ये भी सवाल पूछा क्या क्या चीजें कांस्टेंट नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी जगह, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हाफ mv² होता है। तो एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें v जो है वो स्पीड होती है, v जो है वो स्पीड होती है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी जगह। नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लेंगे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट पैराग्राफ से, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion due to change in velocity, an acceleration acts on the particle, due to change in velocity an acceleration acts on the particle, an acceleration acts on the particle which is always directed toward the center of circle, which is always directed toward the center of circle, always directed toward the center of circle, toward the center of circle. Such acceleration is called centripetal acceleration. Such acceleration is called centripetal acceleration. Centripetal acceleration. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स ACTS acts along the radius of circle, acts along the radius of circle
acts along the radius of circle. So it is also known as radial acceleration. It is also known as radial acceleration. तो ये सेंटर के देखिए रेडियस के अलग, ये रेडियस नहीं है, ऐसे रेडियस है तो रेडियस के अलॉन्ग एक्ट करता है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का देखिए फार्मूला क्या होता है, तो ये ए सी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, ये कह सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है, v है लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और r तो है रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई। अब दूसरा है, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकंड हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जल्दी जल्दी बनाने फटाफट। तो अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म की पहचान क्या है कि अब यहाँ स्पीड भी बदलेगी, स्पीड भी लगातार बदलेगी। यूनिफॉर्म की पहचान थी वहाँ स्पीड कांस्टेंट थी, अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ स्पीड भी बदलेगी। अब वेलोसिटी तो बदलना क्योंकि डायरेक्शन बदल रही, वो तो बदलना है, तो अब स्पीड भी बदलेगी जाकर। तो इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्पीड भी बदल रही, मान लीजिए यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ देखिए 2.5 हो गई, यहाँ फिर 5 हो गई, फिर मान लीजिए यहाँ 10 हो गई, इस तरीके से स्पीड चेंज हो रही। तो अगर स्पीड भी चेंज हो सर्कुलर मोशन में तो ऐसी सर्कुलर मोशन कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म। और वेलोसिटी तो वो तो यहाँ भी होगा क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन तो बदल ही रही लगातार, तो इसलिए वो तो यहाँ ही होगा। वेलोसिटी बदल रही तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन यहाँ लगेगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो लगेगा। अब ये चूँकि स्पीड बदल रही है तो स्पीड बदलने की वजह से भी एक एक्सेलरेशन और क्रिएट हो जाएगा, ये टेंजेंशियल लगेगा, ऐसे टेंजेंशियल, इसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब 2 एक्सेलरेशन लगेंगे, नॉन यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन लगेंगे, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे जगह, दोनों। स्पीड चेंज हो रही, वैल्यू भी बदल रही उसकी वजह से। तो लिखेंगे when a particle moves on a circular path, when a particle moves on a circular path, on a circular path in such a way that particle moves on a circular path in such a way that, in such a way that speed of the particle also changes, in such a way that speed of the particle also changes, speed of the particle also changes, then such motion of particle is called, then such motion of particle is called non-uniform circular motion. Such motion of particle is called non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, change in speed, another acceleration, another acceleration x, another acceleration x tangentially, x tangentially, TANGENTIA double by tangentially on the particle, act tangentially on the particle, which is known as, tangentially on the particle which is known as, which is known as tangential acceleration, which is known as tangential acceleration, tangential acceleration. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन both are perpendicular to each other, and tangential acceleration both are perpendicular to each other, both are perpendicular to each other. तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? अब अगर टोटल में दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं तो इनका दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ पर दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं आपको। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का थीटा, तो वैसे ये भी निकाल लेंगे। तो ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर और प्लस 2ac at, और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो cos 90। अब cos 90 वैल्यू जीरो तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया, cos 90 वैल्यू जीरो तो ये तो पूरा जीरो हो गया। तो a इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और ये पूरा जीरो हो जाएगा इधर। तो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ही आ जाएगा अंडर ए सी स्क्वायर और प्लस ए टी स्क्वायर, ये आ जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये ऐसे होगा जाकर।
जैसे मान लीजिए ये इधर तरफ है वेक्टर और ये ऊपर तरफ है, दोनों मिला दीजिए आप, एक पॉइंट सीधा करेंगे। अब इनका जो डायगोनल आएगा ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ए इनका डायगोनल जो आएगा ये ए इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया हुआ है एनसीईआरटी में 4.31, ये एक्सरसाइज का है पूर्व 4.31, नई बुक में शायद 3 पॉइंट होगा कि ए साइकिलिस्ट इज राइडिंग विद ए स्पीड, एक साइकिलिस्ट की स्पीड दी गई है, वी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसे मीटर पर सेकंड चेंज कर लेंगे, तो 72 किलो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4, तो v आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। और सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसकी रेडियस दी गई एट 80 मीटर। तो इसका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन निकाल लीजिए पहले, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, अभी फार्मूला बताया था हमने आपको। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ए सी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपान आर। तो ए सी इक्वल टू वी की वैल्यू 20 का स्क्वायर और आर है 80, तो ए सी इक्वल टू 400 अपान 80, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये ऐसे आ गया। और 80 दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.50 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। इसका मतलब ये 80 हो गया, 80 एवरी सेकेंड मतलब है कि 80 इक्वल टू ये डेल्टा वी अपान डेल्टा टी दिया हुआ है, और ये दिया 0.50, वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 27 है, हमने 72 रख दी, सही कर लो फिर, वैसे भी जाएगा। तो ये तो पूरा गड़बड़ हो गया यार, बहुत देर में बताते तुम लोग। 9 दूनी 18, फिफ्टीन अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ पर तो ए सी इक्वल टू ये हो जाएगा अपान 80, तो ये 15 हो गया 225 अपान 4 इंटू 80। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 5 से तो कट ही जाएगा, तो 5 का 20 और 25 16, पॉइंट में आएगा 0.7, 0.7 ये हो गया। अब ये देखिए 80 भी दिया हुआ, इसकी कह रहे हैं कि स्पीड इतने रेट से चेंज हो रही है, तो ये इसका 80 हो गया टेंजेंशियल। तो पूरा नेट एक्सीलरेशन निकालना है ये, तो ए निकालना है, तो वही हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ए इक्वल टू
ए सी कितना है 0.7 और ये 0.5 है, तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.49 और प्लान 2.25, तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 14 74, तो कितना निकल आएगा जाकर 0.8 करके आए, कुछ 8 के करीब आएगा। इसका रूट निकाल लीजिए। 0.86 आ जाएगा, 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद इसमें डायरेक्शन भी पूछी गई। डायरेक्शन देखिए कैसे लेंगे। डायरेक्शन तो ये है, ये इधर AC है, इधर AT है, और इनको आप ऐसे मिलाएंगे तो ये डायरेक्शन आ रही है। यहाँ थीटा निकाल लो, यहाँ से थीटा टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AC हो जाएगा, बेस AT हो जाएगा, तो ये निकाल लेंगे, ये थीटा A निकाल, तो यहाँ आप ये हो गया, ये तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया, ये सेम हो जाएगा AC और बेस AT, तो tan थीटा इक्वल टू AC कितना आया 0.7 और AT कितना है 0.5, तो पॉइंट कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 7/5 फ्रॉम द, हमने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन से लिया, इधर वेलोसिटी है v, उसकी डायरेक्शन से लिया है, तो ये आ जाएगा अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये लिख लिया। अब है डालेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसकी काइनेमेटिक्स में मतलब इसकी सारी चीज़ें पता करना है। काइनेटिक में तो मतलब है कि पूरी सर्कुलर मोशन की पूरी स्टडी, काइनेमेटिक्स हम पढ़ा चुके हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन तो कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे इसके बारे में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
इसको डेल्टा थीटा या डी थीटा से शो करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा या डी थीटा से इसको शो करेंगे। तो एंगल ट्रेस्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी पोजीशन वेक्टर ये है, बताया था पोजीशन वेक्टर ये, तो फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना एंगल ट्रेस मतलब चलता है, कितना एंगल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इतना, तो जितना एंगल फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन वेक्टर है वो चलेगा, उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब वैसे भी आप जानते हैं कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस। तो यहाँ एंगल क्या है, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू हो जाए आर्क, आर्क क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू हो गया आर्क, तो पी क्यू और रेडियस हो जाएगा ओ पी। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू पी क्यू कितना है, डेल्टा एस, हमने डेल्टा एस लिया है, और रेडियस हो गया आर, रेडियस आर हो गया। तो ये आ जाएगा फार्मूला इसका, डेल्टा एस अब थीटा को डेल्टा एस अपॉन आर। तो अगर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर चेंज बहुत स्मॉल है तो डेल्टा जगह पे हम डी ले सकते हैं, तो डी थीटा इक्वल टू भी लिख सकते हैं डी एस अपॉन आर, ये भी लिख सकते हैं डी एस अपॉन आर। दूसरी बात है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसके ऊपर एरो लगाया, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और कौन सा वेक्टर होता है ये पढ़ा चुके हैं पीछे आपको, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल 5 हमने वेक्टर बताए थे, यानी इसकी ये क्या होगा, एक्सियल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ये एक्सियल वेक्टर है। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, तो यूनिट तो इसकी होती है, क्या होती है, रेडियन, क्योंकि ये क्या है, ये एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या एंगल है एक्चुअली में, तो यूनिट की रेडियन हो जाएगी, रेडियन। और डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो डायमेंशन तो इसकी कुछ होगी नहीं, क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस, तो कैंसिल। तो ये देखिए डायमेंशन m0 l0 t0, यानी डायमेंशन लेस। और ये अभी पिछले साल आया भी था सवाल, कौन डायमेंशन लेस, ये सवाल पूछा गया था पिछले साल कि कौन सी क्वांटिटी है जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। तो 2 क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं है। तो एक तो यही हो गया एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल है,
इसकी देखिए, इसकी यूनिट है रेडियन लेकिन डायमेंशन नहीं है। ऐसे सॉलिड एंगल की भी यूनिट होती है स्टे रेडियन, लेकिन उसकी डायमेंशन उसकी भी नहीं होती, डायमेंशन उसकी भी नहीं होती। तो दो क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी यूनिट तो होगी लेकिन डायमेंशन नहीं होगी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसके बाद हेडिंग डालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से शो करते हैं, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जैसे वेलोसिटी क्या होती है, केवल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो लिख लेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, rate of change of angular displacement, angular displacement with respect to time, angular displacement with respect to time, angular displacement with respect to time is called, with respect to time is called angular velocity, with respect to time is called angular velocity। तो एंगुलर वेलोसिटी ये जो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या ऐसे भी ले सकते हैं आप, जैसे अगर कहा जाए इंस्टेंटेनियस, अगर कहा जाए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखें, तो डी डेल्टा जगह पे डी आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये क्या है, ये एक एक सेकेंड पर वैल्यू मिलेगी इसकी, इससे एक एक सेकेंड पर वैल्यू मिलेगी, बात वही है। ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तात्कालिक कोणीय वेग इसे कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लेंगे लेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और ब्रैकेट में ले लेंगे एक्सियल वेक्टर, कौन सा वेक्टर है ये, एक्सियल वेक्टर, ब्रैकेट में एक्सियल वेक्टर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ये देखिए डेल्टा थीटा बताइए रेडियन, और नीचे टाइम है तो रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन तो
डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो अब डेल्टा थीटा भी बता ही चुके हैं, इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होती, तो 1 अपान और नीचे टाइम है टी की हो जाएगी, टी रखें तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी टी पावर -1। और यही डायमेंशन किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी। तो आगे लिख लेंगे सेम एज फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों की डायमेंशन सेम होती है, सेम एज फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन दोनों की सेम होती है। और देखिए जैसे अभी आपको फार्मूला बताया कि ओमेगा इक्वल टू बताया था डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, ये फार्मूला बताया। अब मान लीजिए कोई सर्कुलर में जैसे मोशन हो रही है, अब पूरा एक यहाँ मान लीजिए ए से चले, आप बी और ए से चले ए पर आ जाए, तो एक सर्किल पूरा कंप्लीट करने में जो लगता है टाइम इन 1 रिवोल्यूशन, एक पूरा रिवोल्यूशन अगर हो रहा है तो जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। एक रिवोल्यूशन पूरा करने में क्या लगता है, टाइम पीरियड टी। और एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जो एंगल कितना होगा जाकर, एंगल पूरा एक रिवोल्यूशन करने में 360 डिग्री में 360 हो जाएगा, और रेडियन में हो जाएगा 2 पाई। तो एक पूरा रिवोल्यूशन में अगर देखें तो एंगल वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई, और टाइम कितना लगता है एक चक्कर टाइम है, तो इसकी जगह पे 2 पाई अपान टी। तो ओमेगा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपान कैपिटल टी भी लिखा जा सकता है, 2 पाई अपान कैपिटल टी ओमेगा। पूरा एक रिवोल्यूशन के लिए अगर देखें तो एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना कवर होता है 2 पाई या 360, और जो एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान कैपिटल टी भी लिखा जा सकता है, 2 पाई अपान कैपिटल टी। और आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ये एन होता है, ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो ओमेगा के फॉर्म में अगर फ्रीक्वेंसी लेते तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो 1 अपान टी की जगह पे क्या आ जाएगा, अगर एन के फॉर्म में लिखें ओमेगा तो 1 अपान टी की जगह पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू ये भी लिखा सकता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन हो जाएगा, 2 पाई एन ये भी लिखा जा सकता है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान कैपिटल टी भी होता है, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन भी होता है, 2 पाई एन भी होता है। अब इसके क्वेश्चन फिर कल कराएंगे इसके।